Hello everyone, welcome back to our YouTube channel India Free Internship। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक कंप्लीट कोर्स कोर जावा फुल कोर्स। ये हमारा सीरीज है और इस सीरीज की सबसे खास बात ये होगी कि यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं होगी। मैं आपको सामने से लाइव नोट्स लिखूंगा, ओके, लाइव कोडिंग लिखूंगा, हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बिगिनर से एडवांस लेवल तक कवर होगा। अगर आप जावा सीखना चाहते हो जैसे कि प्लेसमेंट के लिए, इंटर्नशिप के लिए, कंपनीज इंटरव्यूज़ के लिए, जैसे कॉलेज एग्जाम्स के लिए या फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ जावा क्या है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, और धीरे धीरे एडवांस कॉन्सेप्ट तक हम लोग जाएंगे। और हाँ, इस सीरीज में मैं सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको रियल कोडिंग माइंडसेट भी सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप जेनुअनली कोडिंग सीखना चाहते हो और तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज में मैं ऐड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा कि फुल स्टैक डेवलपर कहते किसको है, जावा डेवलपर कहते किसको है। सबसे माइंड में आपको ये रखना है कि फुल स्टैक जावा डेवलपर कहते किसको है। तो फुल स्टैक जावा डेवलपर वैसे जैसे इंजीनियर को बोलते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाने वक्त वो 5 मॉड्यूल का मतलब कि कमांड होना चाहिए। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, यूआई इंटरफेस की ज़रूरत होती है, हमें डेटाबेस में स्टोर करने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है, ओके। देन उसके बाद उसे टेस्ट करना होता है कि हमारा जो फंक्शन बना है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। जैसे ये हमारा बटन है, तो इसी नोटपैड का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 5 मॉड्यूल में क्या क्या यूज होगा। जैसे ये सॉफ्टवेयर बना है, ओके। वैसे तो अभी ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, लेकिन आप इसे एग्जांपल से समझो कि ये एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर में ये सारे यूआई पार्ट हैं जो भी आपको दिख रहे हैं, तो ये हमारा यूआई मॉड्यूल में आ जाते हैं। और इसके पीछे की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारा एक अलग मॉड्यूल है, जैसे कोर जावा और फ्रेमवर्क, ये सब इसी में यूज होते हैं। देन इसके बाद हम लोग कोई भी डेटा टाइप कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं डेटाबेस में सेव करते हैं, तो हमें एक डेटाबेस मॉड्यूल की ज़रूरत है। एज ए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में काफ़ी मॉड्यूल्स के यूज होते हैं। अभी मैं 5 ही आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट बन जाता है तो प्रोजेक्ट बनने के बाद क्या करते हैं कि टेस्टिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। देन उसके बाद टेस्ट करते हैं प्रत्येक एवरी फंक्शन को। जैसे यहाँ फाइल है तो ये सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्लगइन्स, रन, मैक्रो, ये सारे काम कर रहे हैं, ये चेक होता है। देन उसके बाद ये डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने का मतलब क्या हुआ कि ये सर्वर पे डेवलपमेंट करते हैं, सिक्योरिटी देख चेक करते हैं और कुछ ऑपरेशनल टूल्स करते हैं। हमारा कौन सा मॉड्यूल हो गया, 5 मॉड्यूल हो गया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। उसे ही हम लोग फुल स्टैक जावा डेवलपर कहेंगे। हमारा टारगेट है फुल स्टैक जावा। ऐसे बहुत सारे मन स्टैक डेवलपर होते हैं, ओके। पाइथन डेवलपर हो गया। तो हम लोग कोर जावा पढ़ रहे हैं तो पहले फुल स्टैक डेवलपर जानना जरूरी है कि फुल स्टैक जावा डेवलपर कहते किसको है। तो उसे 5 मॉड्यूल पे कमांड होना जरूरी है, ओके। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सारे नोट्स में एकदम बिल्कुल लाइव लिखने वाला हूँ। 5 मॉड्यूल जरूरी है, तो 5 मॉड्यूल पे कमांड होगा तो वो फुल स्टैक जावा डेवलपर कह सकते हैं उसको, ओके। आजकल जो भी कंपनी फुल स्टैक डेवलपर की ही डिमांड करती है, ज़्यादातर कंपनी। लेकिन अगर आप कॉलेजेस में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कोर जावा से काम चल जाएगा, ओके। तो वो 5 मॉड्यूल क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मॉड्यूल 1 है, तो मॉड्यूल 1 में हमारा रहेगा प्रोग्रामिंग मॉड्यूल। प्रोग्रामिंग मॉड्यूल, प्रोग्रामिंग मॉड्यूल कैसे करते हैं, जैसे कि इन सारे के पीछे कोई प्रोग्राम यूज किया होगा, कोई लैंग्वेजेस का यूज किया होगा, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, ओके। तो ये सारे जो है प्रोग्रामिंग मॉड्यूल के अंतर्गत आते हैं, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोग्रामिंग मॉड्यूल, कोर जावा, एडवांस जावा। देन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल, आजकल के लेटेस्ट में फ्रेमवर्क ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, फ्रेमवर्क यूज होते हैं, तो ये सारे प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में आते हैं।
दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा हमारा किस पे कमांड होना चाहिए, मॉड्यूल 2 पे, यूआई मॉड्यूल पे। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काफ़ी सारे मॉड्यूल पे आपका कमांड होना जरूरी है। जैसे HTML हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, एंगुलर हो गया, फ्रेमवर्क एंगुलर यूज करेंगे, जावा स्क्रिप्ट हो गया, अभी लेटेस्ट में एंगुलर चल रहे हैं और रिएक्ट भी चल रहे हैं, तो रिएक्ट यूज करेंगे। ये सारे जो यूआई मॉड्यूल के फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं, ये सारे यूआई मॉड्यूल में आते हैं। देन उसके बाद हमारा थर्ड मॉड्यूल रहेगा डेटाबेस मॉड्यूल, डेटाबेस मॉड्यूल। ओके, तो डेटाबेस में हमारा कौन कौन सा डेटाबेस आता है, ओरेकल। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई डेटा एंटर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो सारे डेटा को सेव करना पड़ता है, तो हमें डेटा का ज़रूरत पड़ता है। माई एसक्यूएल हो गया, माई सीक्वल हो गया। ओके, देन उसके बाद जब सॉफ्टवेयर बन जाता है इन तीन मॉड्यूल की हेल्प से, हमारा सॉफ्टवेयर इन तीन मॉड्यूल के हेल्प से बन जाता है, तो अब ज़रूरत रहती है क्या, टेस्ट करने की। तो एक टेस्टिंग मॉड्यूल हमारा हो गया। टेस्टिंग मॉड्यूल में हम लोग सेलेनियम यूज करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये सारे का यूज होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेस्टिंग बेसिक्स सेलेनियम। ओके, और लास्ट में जैसे ही प्रोजेक्ट टेस्ट हो जाता है, चेक हो जाता है, वेरीफाई होता है, तो अब डेवलपमेंट्स का इस्तेमाल होता है, डेव टूल्स का। ओके, डेव सिक्योरिटी ऑपरेशनल। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं टूल्स मॉड्यूल। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टूल्स मॉड्यूल। इसमें आते हैं डेव सिक्योरिटी ओप्स। ओके, डेवऑप्स में का मैं फुल फॉर्म लिख सकता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल ऑपरेशंस टूल्स। ओके, इसमें कई सारे हम लोग टूल्स यूज करेंगे। ओके, तो ये फुल स्टैक जावा डेवलपर बनने के लिए हमें इन 5 टूल्स, 5 मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब जैसे कि हम लोग 5 टूल में कमांड होने के लिए हमें फुल स्टैक जावा डेवलपर बनने के लिए इतने सारे पढ़ने की ज़रूरत है, तो ये विद इन 1 डेज और 6 मंथ में कवर नहीं होंगे। मैं अभी आपको जो पढ़ाने वाला हूँ सिर्फ प्रोग्रामिंग मॉड्यूल का कोर जावा पढ़ाऊँगा। देन कोर जावा का सीरीज जब मैं कंप्लीट करूँगा तब एडवांस जावा लाऊंगा, देन उसके बाद फ्रेमवर्क पढ़ाऊँगा। ओके, तो अभी हम लोग कोर जावा कॉन्सेप्ट पे यूज करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा रहेगा कि जावा में आता क्या क्या है। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा, तो ये हमारा फुल स्टैक डेवलपर का जो मॉड्यूल्स थे वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या, जावा। जावा में हमें क्या क्या जानना होता है। ओके, तो जावा बेसिकली 2 पार्ट में बटा हुआ है। ओके, जावा जो है हमारा वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला हमारा पार्ट बटा हुआ है क्या, पार्ट 1 में कोर जावा, कोर जावा। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पार्ट 1 में हमारा कोर जावा बटा हुआ है और पार्ट 2 में एडवांस जावा, एडवांस जावा। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे कि कोई भी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या है। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हम लोग कोर जावा की हेल्प से बना लेते हैं, लेकिन आजकल के जो रियल टाइम प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें कंपनी जो यूज कर रही है वो सर्वर का इस्तेमाल करती है, तो वो वेब एप्लीकेशन का यूज करती है। वो पहले के ज़माने में जावा का यूज फ्रेमवर्क से वेब फॉक्स ये सब का इस्तेमाल करते थे। ओके, तो हमें जावा 2 पार्ट में डिवाइड करके पहले कोर जावा को पढ़ेंगे, देन उसके बाद एडवांस जावा, और देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेमवर्क। तो अभी हमारा टारगेट क्या है, कोर जावा। तो कोर जावा शुरू करते हैं। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमारा कोर जावा का शुरू होता है यहीं से। जावा में 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड करा, एक्चुअली ये पूरा जावा में ही आता है, लेकिन पहले मैं आपको जावा के बारे में कंप्लीट सीरीज लेकर चलूंगा, देन उसके बाद मैं नया प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा। तो हम लोग शुरू करेंगे क्या, कोर जावा के बारे में। कोर जावा,
ओके। और ये नोट्स बिल्कुल लाइव रहेगी। आप चाहो तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। मैं नोट्स यहीं पे लिखूंगा इस नोटपैड में। और कोडिंग्स को, और लास्ट में जब ये वीडियो मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मैं इसको, इसे आपको इस पीडीएफ को मैं इसका मैं पीडीएफ जनरेट करके एक लिंक जनरेट कर दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और सारे प्रोग्राम को भी मैं यहीं पे पेस्ट करूँगा। तो प्रोग्राम जब मैं बनाऊँगा तो आपको क्या करना है कि जैसे मैं लाइव नोट्स लिखूं तो आपको लाइव नोट्स कॉपी पे उसी वक्त नोट डाउन करना है, वीडियो को पॉज करना है, नोट डाउन करना है। ओके। देन उसके बाद आपको कोड लिखना है। कोड लिखना नहीं है आपको, कोड को आपको देखना है पहले। और कोड का मैं कैसे मैं आपको सेंड करूंगा मैं बताता हूँ। जैसे कि कोड को मैं इसी में पेस्ट कर दूंगा इस नोट्स में, और बाद में आप क्या करोगे कि इसे पॉज करके, या लाइव जब कोड में करूंगा तो आप उसे पॉज करके आप उसे टाइप करके क्या कहते हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके। तो लाइव नोट्स मैं यहीं लिखूंगा और कोड करने के बाद इसी लाइव नोट्स में मैं कोड पेस्ट कर दूंगा। ओके। तो इस सीरीज में हम लोग ऐसे ही चलने वाले हैं। ओके। तो अब कोर जावा में हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है क्या, सबसे पहले कोर जावा में हमारा कॉन्सेप्ट आता है सबसे पहले कि लैंग्वेज किसको बोलते हैं। क्योंकि जावा तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सबसे पहले सवाल हमारा उठता है कि प्रोग्रामिंग की दुनिया में लैंग्वेज किसको कहते हैं। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जैसे कि आप समझो कि हर कम्युनिकेशन के लिए हमें एक अपना लैंग्वेज रहता है। जैसे कि अमेरिका जो है कोई लैंग्वेज यूज करता है तो उस लैंग्वेज को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। हम लोग भी एक लैंग्वेज ही यूज करते हैं तो उसे हिंदी कहते हैं। चाइना लैंग्वेज यूज करती है तो उसे चाइनीज कहते हैं। जापानीज लैंग्वेज हो गया। तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए उसके एक अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके एक अपने ग्रामर्स हैं, उसके अपने मतलब कि उस ग्रामेटिकल सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक रूल है। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक लैंग्वेज बना हुआ है जिसे हम लोग कोर जावा का हेल्प करेंगे। तो इसमें लैंग्वेज जो यूज होता है कोर जावा का, तो कोर जावा का एक अपना अल्फ़ाबेट है, अपना एक ग्रामर है, अपना एक कंस्ट्रक्शन रूल है लिखने का। ओके। इसी चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं। ओके। तो पहला जो हमारा रहेगा कि एवरी लैंग्वेज विल हैव देयर ऑन अल्फ़ाबेट्स। तो हर एक लैंग्वेज का एक अपना अल्फ़ाबेट्स है। जैसे कि पाइथन का लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, कोर जावा का लिखने का तरीका अलग है। तो वैसे ही सारे लैंग्वेजेस का लिखने का तरीका अलग है, उसके अपने अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके। तो यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज के बारे में लिखेंगे कि एवरी लैंग्वेज विल देयर हैव ऑन अल्फ़ाबेट्स। देन उसके बाद उसके अपने ग्रामर है, रूल है। जैसे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जावा में एक लिखने का रूल है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट करने के लिए हमें लिखना है। तो ऐसे नहीं लिखना है कि आउट सिस्टम प्रिंट या प्रिंट सिस्टम आउट, ऐसे नहीं लिखना होता है, हमें ग्रामेटिकली चलना होता है। तो हर एक लैंग्वेज का एक अपना ग्रामेटिकली लैंग्वेज विल हैव देयर ऑन ग्रामर, जैसे हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं ना, तो वैसे इसका भी एक अपना ग्रामर है। ओके। देन उसके बाद इन सारे ग्रामर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि एक लैंग्वेज क्रिएट करता है, अपना कंस्ट्रक्शन रूल क्रिएट करता है। ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरी लैंग्वेज विल हैव देयर ऑन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन रूल। ओके। तो हम लोग जब लैंग्वेज लिखते हैं तो उसका एक अपना कंस्ट्रक्शन रूल है, उसे भी हम लोगों को फॉलो करना होगा। ओके। तो सबसे पहले पार्ट वन में हमारा जो कोर जावा था, तो कोर जावा में हमारा कौन कौन से मतलब कि प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आते हैं उन सबको हम लोग एक एक करके पहले इंडेक्सिंग करेंगे। ओके। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कोर जावा का
कॉन्सेप्ट। कोर जावा में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पार्ट वन में। पार्ट वन मॉड्यूल के अंतर मॉड्यूल वन के अंदर यहाँ पे जैसे इस जावा में कोर जावा के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उन सारे इंडिसेस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पार्ट वन कोर जावा। इस कोर जावा के अंदर क्या क्या हमें पढ़ने हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और एक एक करके मैं क्योंकि यही सारे हमारे इस सीरीज में काफ़ी लंबी चली जाएगी, तो मैं पहले इंडेक्सिंग कर ले रहा हूँ कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हमें जावा प्रोग्रामिंग पढ़ना है। जावा प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें हमें पढ़ना है, जैसे कि जावा पढ़ना है, अल्फ़ाबेट पढ़ना अल्फ़ाबेट्स पढ़ने हैं इसके अंदर। फिर जावा के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या है, जावा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। ओके, देन हम लोग ऊप्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स। ओके, तो ये हमारे बेसिकली तीन पार्ट में बटा हुआ है कि पार्ट वन के अंदर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या आते हैं, सॉरी प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या क्या आते हैं। तो हमारा पहला है प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स। ओके, तो प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स के हमारे अंदर जो आते हैं वो आते हैं वेरिएबल, मेथड्स, ब्लॉक्स, क्या क्या उसके अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, जैसे कि हम लोग कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे कर करके जेड तक अल्फ़ाबेट हैं। ओके, तो जेड तक अल्फ़ाबेट है, तो ये सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स, वेरिएबल्स हैं, ये एक एक कीवर्ड है, इन दोनों को मिलके एक कीवर्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये सारे प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स को आप इससे रिलेट कर सकते हो अपने इंग्लिश लैंग्वेज को। ओके, तो जैसे कि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेरिएबल्स। ओके, देन हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स क्या होते हैं, जिसे हम लोग फंक्शंस भी बोलते हैं। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, ओके, देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस। फिर हमारा आता है क्या, ब्लॉक्स। तो मेथड्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक्स। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक्स लिख देता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ब्लॉक्स, क्योंकि मैं सीरीज यहाँ पे चला रहा हूँ। तो बी के बाद सी। ओके, क्योंकि पहले हमें ब्लॉक्स ही पढ़ना होगा। तो मेथड के बाद हमारा आएगा सी में ब्लॉक्स, देन उसके बाद कंस्ट्रक्टर, देन उसके बाद क्लासेस और इंटरफेस, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सब इंटरफेसेस। और इन सब के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आप पहले इंडेक्स को समझ लो कि हमें क्या क्या पढ़ने हैं। प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स के अंदर जावा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या क्या है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम लोग क्या, अभी मैं इंडिसेस दे रहा हूँ, इसके अंदर हम लोग ये सभी पढ़ने वाले हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ओके, तो ये तो हमारा जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, ये सारे कंपोनेंट्स को। अब हम लोग क्या करेंगे कि जावा कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि जावा जावा प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हमारा रहेगा,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके। देन उसके बाद हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे, मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे, कलेक्शन पढ़ेंगे। ये सारे जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। फाइल स्टोरेज पढ़ेंगे, नेटवर्किंग पढ़ेंगे जावा में। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स फिर इसके बाद देखते हैं। ओके, तो अभी जो मैंने इतने सारे बोले वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे इसके अंतर्गत। देन उसके बाद हम लोग इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। अभी आपको आई होप इंडेक्स समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क है तो हम लोग जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, JCF कहेंगे इसको हम लोग। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, फाइल स्टोरेज। और लास्ट में हमारा रहेगा क्या, नेटवर्किंग के बारे में जानेंगे, जैसे कि सॉकेट क्या होता है ये सब। तो ये हमारा जावा प्रोग्राम कंपोनेंट्स के अंतर हम लोग इतने सारे पढ़ेंगे। अब हमारा लास्ट रह गया क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर। तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें हम लोग क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो एक एक करके मैं लिख लेता हूँ। पहले हम लोग इसमें जानेंगे क्लास क्या होते हैं। देन इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, जो अक्सर आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। तो ये सारे जो भी कंसेप्ट आते हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख लेते हैं, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे हम लोग। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, डेटा को बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। देन हम लोग जानेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। आप वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं करिएगा क्योंकि अभी मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, और क्योंकि ये लाइव नोट्स है इसके वजह से मुझे लिखना भी है और बोलना भी है, क्योंकि अभी मैं कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो अभी समझा सकता हूँ क्योंकि अभी मैं सिर्फ इंडेक्सिंग कर रहा हूँ। और ये नोट्स लिखने का पर्पस ये है ताकि आप भी साथ में मेरे साथ नोट्स लिख सको। देन उसके बाद अभी हमारा लास्ट में रहेगा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ओके। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे सीरीज में। ओके, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, और लास्ट में हम लोग जावा 8 फीचर्स पढ़ लेंगे, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट अभी भी कंपनी जावा 8 में ही काम करते हैं और ज़्यादातर कंपनी जावा 8 के 8 से ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराएगी। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जावा 8 के बारे में जानेंगे। तो अभी तक सारे टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन उससे जानने से पहले हमें क्या जानना है कि कंपोनेंट्स क्या हैं। ओके, हम लोग कोर जावा कंपोनेंट्स और कॉन्सेप्ट के यूज से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। ओके, तो हम लोग इस कंपोनेंट और इसके कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे कि एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक ये आता है कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये आएगा, क्योंकि आपको इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेब एप्लीकेशन किसको कहते हैं और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन किसे कहते हैं,
ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे क्या, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो हमारा टॉपिक रहेगा अभी स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या होता है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन किसको कहते हैं? तो जैसे कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन उसे कहते हैं कि जो आपके खुद के सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, जो आपके कंप्यूटर में। ओके, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया, विंडोज़ के जो भी एप्लीकेशंस है, और मैक के जो भी एप्लीकेशन है, वो सारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। मतलब कि उसमें कोई HTML और सर्वर का इस्तेमाल नहीं होता है, तो वैसे एप्लीकेशन को स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, तो ये हमारा खुद के डेस्कटॉप पे है, तो ये हमारा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हुआ, क्योंकि ये हमारे खुद के सिस्टम में, इसमें कोई भी सर्वर का इस्तेमाल नहीं है, कोई HTML का यूज नहीं है। ओके, ये सिर्फ हम लोग इन दो कॉन्सेप्ट के हेल्प से, जैसे कंपोनेंट्स और कॉन्सेप्ट अल्फ़ाबेट्स जावा के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके ये सारे बना सकते हैं। ओके, जावा एफएक्स भी आते हैं इन सारे के लिए। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कैलकुलेटर एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, इसमें कोई डेटाबेस नहीं होता है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ 8 5 मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूँ, तो ये 170 है। बंद करूँगा इस कैलकुलेटर को, तो वापस से मैं रन करूँगा, तो ये हमारा ओल्ड वाला डेटा नहीं रहेगा। हालांकि इसमें सेव रहता है कुछ टाइम के लिए रैम में, लेकिन एक्चुअली में ये परमानेंट हमारे डेटाबेस में सेव नहीं रहता है, तो इसमें कोई डेटाबेस यूज नहीं होता है। ये सारे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में आते हैं। ओके, तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफाइन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। डिफाइन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अगर मैं PPT का इस्तेमाल करूंगा तो वीडियो काफ़ी फास्ट रहेगी और आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी, इसीलिए मैं लाइव लिखने की कोशिश ज़्यादा कर रहा हूँ, ताकि आपको आराम से समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ, द एप्लीकेशन विच आर इंस्टॉल्ड इन वन, इसमें आपके कंप्यूटर में, और परफॉर्म, कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे +2 3 ये सारे कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे परफॉर्म सम एक्शन और एक्शन इन द सेम कंप्यूटर। ओके, आर नोन एज स्टैंड अलोन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो उसे हम लोग कहेंगे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और विंडो एप्लीकेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और विंडो एप्लीकेशन। ओके, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस किसे कहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन किसे कहा जाता है। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन वैसे एप्लीकेशन को कहा जाता है जो इंस्टॉल है आपके खुद के एक कंप्यूटर में, और वो क्या परफॉर्म कर रहा है, कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे एडिशन अभी मैंने कैलकुलेटर पे परफॉर्म कर रहा है, या कुछ स्पेसिफिक टास्क वो परफॉर्म कर रहा है इस कंप्यूटर में, सेम कंप्यूटर में। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, और उसे भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन और विंडो एप्लीकेशन कहते हैं। ओके, तो जैसे कि इसमें कोई HTML नहीं है, ना ही कोई सर्वर है, ना ही कोई डेटाबेस है। ओके, तो हम लोग क्या समझेंगे कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब नो HTML, नो सर्वर, नो डेटाबेस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेवलपर्स डेवलपर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मीन्स व्हाट, नो HTML, नो HTML input, नो सर्वर
इन्विरोनमेंट, क्योंकि इसमें कोई सर्वर का यूज नहीं होता है तो कोई सर्वर इन्वायरमेंट नहीं है इसमें। नो डेटाबेस, कोई डेटाबेस का इसमें यूज नहीं हो रहा है। नो डेटाबेस स्टोरेज। ओके। तो हम लोग कोर जावा की हेल्प से स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि कोर जावा में जो हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं ये सारे आते हैं, इन सब से हम लोग क्या करेंगे, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके। तो अब रह गया बात कि हमें जब सर्वर पे बनाना होगा तो सर्वर पे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सर्वर पे बनाने के लिए जैसे कि जो भी वेब एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं, ये तो हमारा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन था ना यहाँ पे। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोर जावा का यूज करके हम लोग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना लेते हैं। लेकिन जनरली आजकल ब्राउज़र पे लोग ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि वेब पे ज़्यादा रहते हैं, तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एडवांस जावा की। और एडवांस जावा के इसी के अंतर्गत हमारा मतलब कि वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एडवांस जावा। और इसी एडवांस जावा में हमें क्या पढ़ना होता है, JDBC, सर्वलेट, JSP। इन तीनों का काम क्या है कि ये वेब एप्लीकेशन बनाने में इन तीनों का यूज होता है, इन तीनों टेक्नोलॉजी का। तो हम लोग पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कि एड यूजिंग एडवांस जावा और एडवांस जावा प्रोवाइड फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। क्योंकि स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आजकल के यूज में नहीं आते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वेब एप्लीकेशन का ज़्यादा यूज करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ी थी। तो उन टेक्नोलॉजीज़ का यूज करने के लिए हमें कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज पड़ा। पहला हमारा रहा क्या, JDBC। दूसरा हमारा टेक्नोलॉजी क्या रहा, सर्वलेट। 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 देन लास्ट हमारा रहा UI के लिए JSP। ओके। तो इन तीनों टेक्नोलॉजी से क्या करते थे हम लोग कि कोर जावा से जब स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बन रहा था तो ज़्यादातर लोग क्रोम पे आके ब्राउज करने लगे। ब्राउज़र पर लोग ज़्यादा एप्लीकेशंस को पसंद करने लगे हैं, जैसे कि IRCTC का एप्लीकेशन है तो वो वेब एप्लीकेशन है। तो अब IRCTC क्या करेगा कि हर एक के सिस्टम पे जाके वो मैनुअली इंस्टॉल तो नहीं करेगा। तो वो क्या क्या ब्राउज़र पे एक वो क्या किया कि वो वेब एप्लीकेशन डेवलप किया ताकि कोई भी यूजर वेब पे आके वो उस एप्लीकेशन को यूज कर सके। तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी JDBC टेक्नोलॉजी की, सर्वर और JSP की। ओके। तो तो पहले हम समझें कि वेब एप्लीकेशन क्या है। ओके। पहले हम वेब एप्लीकेशन को डिफाइन कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इन तीनों टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे कि ये वेब एप्लीकेशन पे काम कैसे करते हैं। ओके। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, डिफाइन वेब एप्लीकेशन। डिफाइन वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन किसे कहते हैं, जो इंटरनेट की दुनिया में वेब की दुनिया में वेब इन्वायरमेंट में यूज हो रहा हो, उस जिसमें हम उसमें हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो उसे हम लोग वेब एप्लीकेशन कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे द एप्लीकेशन विच इज एग्जीक्यूटिंग इन वेब इन्वायरमेंट और इंटरनेट इज नोन एज वेब एप्लीकेशन। और इंटरनेट एप्लीकेशन इसी को कहते हैं। तो मैं इसी को लिखने वाला हूँ, द एप्लीकेशन विच इज एग्जीक्यूटिंग इन वेब इन्वायरमेंट और इंटरनेट इंटरनेट इन्वायरमेंट इज नोन एज वेब एप्लीकेशन। और इसी को हम लोग कहेंगे क्या,
इंटरनेट एप्लीकेशन। तो हम लोगों ने वेब एप्लीकेशन को समझा कि जो वेब इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेब एप्लीकेशन। ओके। तो अब हम लोग इसका आर्किटेक्चर समझेंगे कि इन तीनों के हेल्प से एक सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र पे, मतलब कि वेब पे कैसे, वेब इन्वायरमेंट में कैसे एग्जीक्यूट हो रहा। तो मैं सबसे पहले आपको एमएस पेंट पे आपको दिखा देता हूँ। और गाइस आप प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि ये मैं अ, बिल्कुल बिगिनिंग से एंड तक आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और लाइव नोट्स लिखने की वजह से ये वीडियो काफ़ी लंबी चली जा रही है। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ था कि JDBC सर्वलेट ब्राउ JSP, इन ये तीनों जो है हमारा वेब एप्लीकेशन में कैसे काम कर रहा है। तो वेब एप्लीकेशन से पहले आप इस आर्किटेक्चर को समझना कि इस आर्किटेक्चर में क्या क्या है। ओके। ओके। तो सबसे पहले हमारा जो होता है कि यूजर को एक इंटरफेस दिखता है। ओके। सबसे पहले यूजर को एक इंटरफेस दिखता है जो HTML और CSS की हेल्प से वो बना हुआ रहता है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूजर या क्लाइंट, क्योंकि कोई भी यूजर या क्लाइंट यहीं से इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर या क्लाइंट। ओके। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। ये कहाँ पे रन कर रहा है, वेब ब्राउजर पे, वेब ब्राउजर। और ये वेब ब्राउजर पे जो हम लोग सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बनाते हैं वो किस चीज़ से बनता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट और क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर और रिएक्ट से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HTML या जावास्क्रिप्ट से बनते हैं, CSS जावास्क्रिप्ट एंगुलर। ओके। इन सारे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके हम लोग वेब ब्राउजर पे एक इंटरफेस शो करते हैं, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट एंड। ओके। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रंट एंड, फ्रंट एंड। तो ये तो हमारा फ्रंट एंड। अब हमारा हो गया कि सर्वर पे हमारा वेब एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा सर्वर हो गया, जिसे सर्वर एप्लीकेशन कहेंगे इसमें, जिस इसी में हम लोग अपना कोर जावा का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और एक हमारा हो गया क्या, डेटाबेस। ये हमारा हो गया क्या, डेटाबेस। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया डेटाबेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटाबेस। ये हमारा डेटाबेस हो गया। तो अब यहाँ से समझो कि जैसे कि यूजर कोई रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, जैसे कि हम लोग ब्राउजर पे कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो यूजर जो रिक्वेस्ट भेजता है उसे एक्सेप्ट कौन करता है, सर्वलेट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो यूजर से जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है वो सर्वलेट एक्सेप्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पे सर्वलेट लिख लेते हैं। और सर्वलेट क्या करता है कि डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर यूजर कोई डेटा एंटर करता है, जैसे कि सपोज कोई यूजर अपना डेटा एंटर कर रहा है, नेम जैसे रजिस्ट्रेशन करा, तो जैसे ही यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा यूजर, यूजर यहाँ से रजिस्ट्रेशन एंटर करा, तो ये सर्वलेट को पहले रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट करने के बाद ये क्या करेगा कि डायरेक्टली डेटाबेस में सेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सर्वलेट एक्सेप्ट कर रहा है ये जावा के लैंग्वेज से बना हुआ है। तो डायरेक्टली यहाँ पे डेटाबेस जावा को तो समझ नहीं पा रहा था, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए, क्वेरी में कन्वर्ट करने के लिए बीच में एक आता है क्या,
जेडीबीसी। तो यहाँ का जो रोल होता है वो जेडीबीसी का रोल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे सर्वलेट का यूज हो गया और जेडीबीसी का। तो इन दोनों का काम क्या है ये आप समझ गए कि यूजर से कोई भी डेटा आता है तो वो सर्वलेट को आएगा, और सर्वलेट डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करता, उसके बीच में एक जेडीबीसी का यूज होता है, क्योंकि डायरेक्टली जावा को डेटाबेस नहीं समझ सकता है, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए जेडीबीसी ड्राइवर का यूज होता है। ये क्या करेगा, उसको क्वेरी में कन्वर्ट करके डेटाबेस में सेंड करेगा और वो रिस्पांस दे देगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जेडीबीसी। जेडीबीसी सर्वलेट क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, जेडीबीसी को। जेडीबीसी जैसे ही इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, जैसे ही इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को क्वेरी में कन्वर्ट करके डेटाबेस को सेंड करेगा। ओके, और डेटाबेस उससे सेव करेगा, या कुछ डेटा फेच करना होगा तो डेटाबेस क्या करेगा, वापस जेडीबीसी को सेंड कर देगा। और जेडीबीसी वापस किसे भेज देगा, सर्वलेट को, रिस्पांस के रूप में। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कि यूजर कोई फॉर्म, जैसे कि फॉर्म सबमिट करा, यहाँ पे कोई फॉर्म यूजर सबमिट कर रहा है, तो जैसे ही सर्वलेट को रिक्वेस्ट करा तो रिक्वेस्ट करने के बाद वो डायरेक्ट डेटाबेस में फॉर्म सबमिट नहीं होगा, उससे पहले जेडीबीसी क्या करेगा, उसे क्वेरी में कन्वर्ट करेगा। क्वेरी में कन्वर्ट करने के बाद वो वापस रिस्पॉन्स देगा, सक्सेस और जो भी रहे, वो वापस सर्वलेट को मैसेज देगा ओके। और ये क्या करेगा, ये यूजर तक पहुँचाने के लिए एक जेएसपी का यूज करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जेएसपी लिख लेते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जावा सर्वलेट पेज। इनके इसके बारे में हम लोग इन डिटेल आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आगे के पूरे कॉन्सेप्ट में हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या करेगा, सर्वलेट सर्वलेट सीधे सेंड करेगा किसे, जेएसपी को, और जेएसपी एज ए रिस्पॉन्स के रूप में किसे सेंड कर देगा, फ्रंट एंड को। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे रिक्वेस्ट आया, वो यहाँ पे यूजर रिक्वेस्ट अपना भेजा, रिक्वेस्ट, यूजर यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट भेजने के बाद सर्वर क्या किया, इसे एक्सेप्ट किया, फिर यूजर यहाँ पे भी रिक्वेस्ट भेजा किसको, जेडीबीसी को। यहाँ से रिक्वेस्ट भेजने के बाद जेडीबीसी क्या किया कि यहाँ पे इसे क्वेरी में कन्वर्ट कर दिया। क्वेरी में कन्वर्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहे हैं तो वो रिटर्न करेगा क्या, रिजल्ट। रिजल्ट रिटर्न करने के बाद यहाँ पे जेडीबीसी क्या करेगा, यहाँ पे रिस्पांस भेजेगा। रिस्पांस भेजने के बाद यहाँ पे रिस्पांस भेजेगा किसको, जेएसपी को, और जेएसपी वापस यहाँ पे रिस्पांस कर देगा। ओके, तो ये जो डेटाबेस था ये था हमारा ओरेकल का बना हुआ। ओके, ये जो हमारा डेटाबेस था ये हमारा ओरेकल का बना हुआ था। ओरेकल या माईएसक्यूएल कोई भी डेटाबेस हो सकता है, जिससे इंटरेक्ट करने के लिए जेडीबीसी वेब वेब एप्लीकेशंस में जो भी प्रोग्रामिंग्स हो रहे हैं, इन सारे टेक्नोलॉजीज का यूज होता है। सर्वलेट, जेएसपी और जेडीबीसी का, इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन ये जेडीबीसी करता है। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं बैकएंड, इसे हम लोग कहेंगे बैकएंड या डेटाबेस। बैकएंड, डेटाबेस को बैकएंड कहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं क्या, मिडिल एंड। मिडिल एंड इसे कहते हैं, MIDDLE, मिडिल एंड। ओके, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं कोर जावा, इस मिडिल एंड को ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा यूआई का पार्ट हो गया, ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये
प्रोग्रामिंग का पार्ट हो गया, जैसे कि सर्वर्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, जैसे कोर जावा, एडवांस जावा, स्प्रिंग वेब सर्विसेज, ये सारे इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं सर्वर एप्लीकेशन। और सर्वर एप्लीकेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेब एप्लीकेशन। ओके, वेब एप्लीकेशन जिसमें सर्वर हो वही सर्वर एप्लीकेशन हो, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर या वेब एप्लीकेशन। ओके। और ये जो सर्वर किस किस टेक्नोलॉजी से बनता है, कौन कौन सा लैंग्वेज, जैसे कोर जावा का यूज करेंगे हम लोग, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोर जावा, एडवांस जावा, स्प्रिंग वेब सर्विसेज। ओके। तो ये जो टेक्नोलॉजी बनेंगे ये किससे बनेंगे, इन सारे से। ओके। तो इसे हम लोग कहेंगे फ्रंट एंड। ये जो हमारा है फ्रंट एंड है, ये जो हमारा है मिडिल एंड है, ये हमारा मिडिल एंड हो गया, और ये हमारा हो गया बैक एंड। ओके। तो 1 मिनट 1 मिनट। ओके। तो यहाँ से यूजर एंटर करता है, यूजर क्लाइंट से अपना रिक्वेस्ट भेजता है किसे, यूजर क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजता है किसे, सर्वलेट को। तो सर्वर इस रिक्वेस्ट को सर्वलेट को भेजेगा, सर्वलेट के पास भेजने के बाद ये डेटाबेस को, जेडीबीसी को भेजेगा, जेडीबीसी क्या करेगा, डेटाबेस को सेंड करेगा। ओके। डेटाबेस को सेंड करने के बाद ये वापस रिजल्ट को रिटर्न करेगा, और रिटर्न करने के बाद ये सर्वलेट के पास पहुंचाएगा, और सर्वलेट क्या करेगा, वापस जेएसपी के पास पहुंचाएगा, और जेएसपी इसे एज आउटपुट के रूप में रिस्पांस दे देगा। ओके। तो वीडियो को पॉज करके आप इस आर्किटेक्चर को नोट कर लो, और मैं इसका नोट्स लिख देता हूँ कि ये सारे का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये हमारा एप्लीकेशन था, वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर पिक 1। मैं नंबरिंग रखूंगा पिक 1 का, तो आप यहाँ पे, मैं एक नंबरिंग रख लेता हूँ, पिक पिक 1, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पिक 1 का है, पिक 1 मेरा यहाँ पे रहेगा। और अब रहेगी कि सर्वलेट कहते किसको है, जहाँ से हमारा जो भी प्रोग्राम आ रहा है उसे सर्वर ही एक्सेप्ट करता है, तो उसे हम लोग कहेंगे सर्वर। इसमें जो भी प्रोग्राम आ रहा है वो सर्वलेट एक्सेप्ट करता है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, सर्वर प्रोग्राम जो एक्सेप्ट करता है रिक्वेस्ट थ्रू वेब ब्राउजर, ये हमारा वेब ब्राउजर है, तो उसे हम लोग कहेंगे सर्वलेट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सर्वलेट। सर्वलेट कहते किसको है, सर्वलेट इज अ सर्वर प्रोग्राम which is accept request from user through web browser। ओके। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था कि जो सर्वलेट है ये एक सर्वर प्रोग्राम है जो वेब ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट आता है वो एक्सेप्ट करता है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जेएसपी क्या होता है, तो अभी इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं जेएसपी। जेएसपी stands for जेएसपी stands for जावा सर्वर पेज, जावा सर्वर पेज। Okay, and which is response from web application, response from web एप्लीकेशन। आई होप ये आपको जेएसपी के बारे में समझ में आ गया होगा। और लास्ट में हमारा रह गया इसके बारे में जानना, जेडीबीसी के बारे में। इसे हम लोग डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इसका फुल फॉर्म होता है, जो क्या करता है कि यूजर से इस यूजर को डेटाबेस से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। तो यही हम लोग लिखने वाले हैं, जेडीबीसी
JDBC stands for Java Database Connectivity, and which is used to interact with database. Okay, तो वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, क्योंकि मैं हर एक सेशन 1 घंटे का ही रखने वाला हूँ, क्योंकि हमारा टाइम ड्यूरेशन अभी 50 मिनट हो चुका है। तो सेशन को मैं यहीं तक एंड रखता हूँ। तो ये जो हमारा वीडियो था ये डे 1 का था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डे 1, डे 1, ये हमारा डे 1 था। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपने फुल स्टैक जावा डेवलपर्स के कुछ मॉड्यूल्स जाने कि फुल स्टैक जावा डेवलपर कहते किसके हैं, और जावा के अंदर हम लोग जावा कितने पार्ट्स में है, कोर जावा और एडवांस जावा। हालांकि ये एक ही पार्ट है, लेकिन इसे सेपरेट कर दिया गया है, क्योंकि आप पहले कोर जावा पढ़ो, देन उसके बाद एडवांस जावा। और कोर जावा के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसके लैंग्वेजेस, पहले हम लोग लैंग्वेज जाने कि लैंग्वेज होता क्या है, देन उसके बाद कोर जावा के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, प्रोग्रामिंग फीचर्स हैं, इनके अंदर वेरिएबल्स, मेथड, कंस्ट्रक्टर, क्लास इंटरफेस, ये सारे के बारे में आगे चल के हम लोग सीखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सारे सीखेंगे। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद आज हम लोग सीखें स्टैंड अलोन एप्लीकेशन किसे कहते हैं, और स्टैंड एलोन एप्लीकेशन से हमें वेब एप्लीकेशन पे आने के लिए इन 3 टेक्नोलॉजीज का हमें इस्तेमाल करना पड़ा, तो हम लोग सर्वर पे अपना प्रोग्राम रख सके। ओके, तो हम लोग JDBC सर्वलेट और JSP के आर्किटेक्चर देखें, और उसको आर्किटेक्चर देखने से पहले हम लोग क्या करें कि वेब एप्लीकेशन को जानें कि वेब एप्लीकेशन कहते किसको है, और वेब एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर हम लोग देखें, जिसमें हम लोग सर्वलेट का यूज देखें कहाँ पे कैसे यूज होता है, JSP का और JDBC का। और आपको इन सब के ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इन डिटेल हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, किसमें, एडवांस जावा में। ओके, तो अभी हम लोगों का कोर जावा चल रहा है, तो यहाँ तक आने के लिए पहले हम लोगों को यहाँ तक ख़त्म करना पड़ेगा ये सारे टॉपिक, तब हम लोग एडवांस जावा में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है या कुछ प्रॉब्लम्स लग रहे हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे और भी इम्प्रूव करूँगा। और कुछ समझ में भी थोड़ा सा भी अगर आपको आ रही हो, लग रहा हो कि हाँ मेरे लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।